हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केस इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब क्लास को। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एडवर्ब क्लास के पहले एडजेक्टिव क्लॉज पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, और अगर आपने अभी तक एडजेक्टिव क्लॉज को नहीं देखा है तो एडजेक्टिव क्लॉज वाली वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और या तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब क्लास को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो वीडियो बड़ी होने से आई थिंक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर कंटेंट आपको अच्छा देना है, कंटेंट इस हिसाब से देना है कि आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, तो वीडियो तो लंबी हो ही जाएगी। और बनाने के लिए तो मैं 15 मिनट की वीडियो भी बना सकता हूँ, जिसमें मैं आपको सारी क्लॉजेस समझा दूंगा। लेकिन इस तरह की वीडियो में आपको केवल एक जनरल जानकारी होगी, और उससे एग्ज़ाम में पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से क्लॉजेस पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में आपके क्लॉज से रिलेटेड तो क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, साथ ही साथ इनसे आपको जो हेल्प मिलेगी वो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में भी हेल्प मिलेगी। आपको इनसे आगे PQRS में भी सेंटेंस जंबल जो होते हैं वहाँ भी हेल्प मिल जाएगी। कई तरीके से क्लॉजेस से हेल्प मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को मैंने थोड़ा बड़ा रखा है और कंटेंट मैंने आपको डिटेल में देने की कोशिश की है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है हमारी एडवर्ब क्लास पे। तो एडवर्ब क्लास क्या होती हैं, तो सबसे पहले तो ये देख लें कि एडवर्ब क्लास क्या होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब जो होता है उसका काम क्या होता है, वर्ब के बारे में कुछ ऐड करता है। एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब खुद वर्ब के बारे में कुछ ऐड करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है एंड एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो जब एडवर्ब एक सिंगल वर्ड का होता है और वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है, तब तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन वही काम अगर एक से अधिक वर्ड मिलके करने लगें, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके करने लगें, तब उन्हें हम केवल एडवर्ब न कह के एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। एडवर्ब फ्रेज कब कहेंगे, जब एडवर्ब सिंगल वर्ड का ना हो के एक से अधिक वर्ड का होगा और उसमें फाइनाइट और वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और अगर वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और उनमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन बनने लगे और वो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों, मतलब कि वो क्लॉज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। तो इसे हम समझ लेते हैं थोड़ा एग्जांपल से कि एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनमें खुद की अपने सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो। मतलब ये जो मैंने बात बताई आपको, ये मैंने क्लॉज की डेफिनेशन लिख दी है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनमें खुद की अपनी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो और वो एडवर्ब की तरह काम करें, उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, आई शैल स्टे हियर, आई शैल स्टे हियर। इस सेंटेंस में यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है ये क्या है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडवर्ब है। काम क्या कर रहा है, यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये बता रहा है वर्ब के बारे में। और ये है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब कितने वर्ड का है, सिंगल वर्ड का है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। ये कह रहा है आई शैल स्टे, मैं रुकूंगा, कहाँ रुकूंगा, यहाँ। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये एडवर्ब हो गया, काम क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई करने का। अब जरा इस सेंटेंस को देखें, आई शैल स्टे वेयर आई एम, मैं रुकूंगा, कहाँ रुकूंगा, जहाँ पे मैं हूँ। अब देखिए, जो काम यहाँ पे ये सिंगल वर्ड कर रहा था, मतलब यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई करने का काम जो यहाँ सिंगल वर्ड कर रहा था, वही काम यहाँ पे देखिए तीन वर्ड मिलके कर रहे हैं। मतलब अब ये जो तीन वर्ड हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। अब इनमें अपना जो है खुद का जो है एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब ये क्लॉज हो गई। अब ये किस तरह की क्लॉज होगी, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये जो क्लॉज है, ये काम किसकी तरह कर रही है, एडवर्ब की तरह कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज। दोनों सेंटेंसेज में देख सकते हैं, आई शैल स्टे हियर, मैं यहाँ पे रुकूंगा, तो यहाँ पे एडवर्ब सिंगल वर्ड का है, काम कर रहा है वर्ब को क्वालिफाई करने का। यहाँ पे एडवर्ब ये पूरा मिला के एडवर्ब का काम कर रहा है, ये क्लॉज है, तो हम इसे कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। और इसी तरह नीचे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। यू मे सिट हियर, यू मे सिट देयर, इसमें लिखा हुआ है यू मे सिट देयर।
तो आप वहाँ बैठ सकते हो। अब ये वाला जो वर्ड है ये हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, सिंगल वर्ड का है, काम क्या कर रहा है वर्ब को क्वालिफाई करने का, तो ये हो गया एडवर्ब। अब इसके बाद वाला सेंटेंस देख लें जरा, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, आप बैठ सकते हो, कहाँ बैठ सकते हो, जहाँ आप चाहो। मतलब इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जहाँ आप चाहो आप वहाँ बैठ सकते हो। तो यहाँ पे वेयर एवर यू लाइक ये वाला जो है हमारा पार्ट है, ये काम किसकी तरह कर रहा है, इसकी तरह ही कर रहा है ना। ये भी तो बता रहा है कहाँ बैठ सकते हो, वहाँ, और इसमें भी बताई बताई जा रही बात कि आप जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी वही काम कर रहा है जिस जिस तरह का काम यहाँ पे ये वाला वर्ड कर रहा है। यानी ये मतलब ये होगा कि ये जो है एडवर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, सिंगल वर्ड का है। लेकिन ये वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है मतलब क्लॉज है। अब इसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। इसी तरह ही सा अ स्नेक, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है ही सा अ स्नेक। अब यहाँ पे ये नॉर्मल एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब ये देखिए इसको क्या कहना चाहता है कि उसने एक सांप देखा, उसने एक स्नेक देखा। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जरा, ही सा अ स्नेक व्हेन ही वाज व्हेन ही इंटर्ड द रूम। तो इसमें बात बताई गई है आपको केवल कि ही सा स्नेक, उसने एक सांप देखा। अभी इसमें ये जो बात बताई गई इसमें ये जो वर्ब है सा यानी देखा, इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, और कुछ नहीं बताया गया कि जो वर्ब हुई है वो कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है। ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इस सेंटेंस में आगे नहीं दी गई है। अब इस सेंटेंस को देखें, ही सा स्नेक व्हेन ही इंटर्ड द रूम, जब उसने रूम में इंटर किया तो उसने क्या देखा, एक सांप देखा। अब देखिए यहाँ पे जो ये वर्ब है देखा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यानी इस वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे एक क्लॉज का यूज कर दिया गया है। अब ये जो क्लॉज है ये काम किसकी तरह कर रही है, एडवर्ब की तरह कर रही है। तो ये हमारी जो हो गई ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। तो उसने एक सांप देखा तो कब देखा, व्हेन ही इंटर्ड द रूम। तो ये हो गई हमारी एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए दोस्तों, एडवर्ब क्लॉजेस आर ऑफ मैनी टाइप्स। एडवर्ब क्लॉजेस कई काइंड्स की होती हैं, कई टाइप्स की होती हैं। तो कौन कौन सी एडवर्ब क्लॉजेस हमको पढ़ने को मिलेंगी, कौन कौन सी एडवर्ब क्लॉजेस हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, तो देख लेते हैं। पहली टाइप जो हो गया वो क्या हो गया, पहला काइंड एडवर्ब क्लॉज का, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए जहाँ पे हमारा एडवर्ब क्लॉज यूज होगा वहाँ पे हमको देखने को ये मिलेगा कि उस एडवर्ब क्लॉज के साथ एक मेन क्लॉज भी सेंटेंस में आई हुई होगी। जैसे कि ऊपर के सेंटेंसेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे व्हेन ही इंटर्ड द रूम ये हमारी एडवर्ब क्लॉज हो गई। अब ये जो बची हमारी बाकी ये क्या हो गई, हमारी मेन क्लॉज हो गई। अगर आपको मेन क्लॉज क्या होती है और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, ये सब जानना है तो मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाई है एडजेक्टिव क्लॉज पे, उस वीडियो को देखिएगा, उसमें सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो एडवर्ब क्लॉज जिस सेंटेंस में यूज होगा उसमें एक मेन क्लॉज भी होगी। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो होते हैं वो मेन क्लॉज में होने वाले एक्शन, एडवर्ब क्लॉज टाइम क्या करते हैं, मेन क्लॉज में होने वाले एक्शन के समय को बताते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम मेन क्लॉज में होने वाले एक्शन को क्या बताते हैं, समय को बताते हैं। अब किस प्रकार बताएंगे तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, आई मेट हिम, ये वाला एग्जाम्पल हो गया, आई मेट हिम व्हेन आई वाज इन लंदन, मैं उससे मिला, कब मिला, जब मैं लंदन में था। तो जब मैं लंदन में था तब मैं उससे मिला। अब यहाँ पे देखिए ये जो है मेन क्लॉज हो गई हमारी, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। तो अब व्हेन आई वाज इन लंदन, कब मिला, जब मैं लंदन में था। अब ये वाली जो क्लॉज है ये हमारा वर्ब के बारे में बता रही है कि मिला, तो कब मिला, जब मैं लंदन में था। यानी ये वाली क्लॉज हो गई हमारी एडवर्ब क्लॉज। तो दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पता करने का एक बहुत ही इजी ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या है, तो जैसा मैंने नोट में लिखा हुआ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पता करने के लिए मेन क्लॉज की वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं कब, व्हेन, प्रश्न करते हैं। तो जो आंसर मिलेगा वो पूरा आंसर हमारा हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जैसे आई मेट हिम व्हेन आई वाज इन लंदन, मैं उससे मिला
हमारा मेन क्लास क्या हो गया, ये हो गई मेन क्लास। अब मैंने आपको बताया क्या ट्रिक कि मेन क्लास की वर्ब से, यानी मेन क्लास की वर्ब क्या हो गया, मेट। तो मेट से हम क्वेश्चन क्या करेंगे, कब। तो मिला, कब मिला, व्हेन आई वाज इन लंदन, जब मैं लंदन में था। तो ये पूरा हमारी जो क्लॉज हो गई, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गई। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, एज सुन एज आई हर्ड द न्यूज़ आई रोट टू हिम। जैसे ही मैंने न्यूज़ के बारे में सुना, जैसे ही मैंने न्यूज़ सुना, आई रोट टू हिम, मैंने उसको लिखा। अब ये वाली जो क्लॉज हो गई हमारी क्या हो गई, मेन क्लॉज हो गई, मैंने उसे लिखा। अब क्वेश्चन करिए जरा इसे एडवर्ब क्लॉज और टाइम पता करने के लिए। कब क्वेश्चन करिए, मेन वर्ब से, मेन क्लॉज की वर्ब से कब क्वेश्चन करिए तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पता चल जाएगा। तो आई रोट, लिखा, कब लिखा, एज सुन एज आई हर्ड द न्यूज़, जैसे ही मैंने न्यूज़ सुना। कब लिखा मैंने, जैसे ही मैंने न्यूज़ सुना मैंने लिखा। तो यहाँ पे ये वाली जो क्लॉज हो गई पूरी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गई। तो मतलब बिना देर के हुए, जैसे ही उसने न्यूज़ सुना बिना देर के हुए तुरंत उसने लिखा, तो ये वाली क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गई। फिर एक मैंने नोट और लिखा हुआ है कि एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम आर नॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हेन, whenever, after, before, while, no sooner। ये मैंने आपको कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिख दिए हैं और आपको ये बताया है कि जो एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम होती हैं वो नॉर्मली किससे इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, तो वो व्हेन से होती हैं, व्हेनेवर से होती हैं, आफ्टर से, बिफोर से, वाइल से, नो सूनर से। और इनके अलावा भी और कई तरह के कंजंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको लिखा गया है, ये ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यहाँ पे लिखा गया है जिन पे आपको एक्सेप्शन ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मतलब अगर कोई क्लास की शुरुआत इनसे हो रही है तो इट मीन्स उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो हमारी होगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगी। जैसे ऊपर जो सेंटेंस दिया गया था आपको, यहाँ पे देखिए, इस क्लॉज की शुरुआत किससे हो रही है, व्हेन से हो रही है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। इस क्लॉज की शुरुआत जो है इधर ऊपर जो था व्हेन से हो रही है, यहाँ भी तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। इसी तरह व्हेन वाला तो कंफर्म है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है। लेकिन जब आप, अगर आपने मेरी एडजेक्टिव क्लॉज वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि एडजेक्टिव क्लॉजेस जो होती हैं वो किस तरह के कंजंक्शन से बनते हैं, किस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनती हैं। तो वहाँ हमने देखा था कि हु, हुम, हुज, विच, दैट, और इसके अलावा व्हेन, वेयर एंड वाई, ये 8 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे जिनसे एडजेक्टिव क्लॉजेस बन रही थी। अब हमें ध्यान ये रखना है कि व्हेन वहाँ पे भी आ रहा है और व्हेन यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे करना है। तो व्हेन अगर एडजेक्टिव क्लॉजेस भी बनाते हैं और व्हेन अगर एडवर्ब क्लॉज भी बनाता है, तो व्हेन आप ध्यान दीजिएगा, व्हेन जब एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा, तो जब भी व्हेन एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा तो वहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा कि एडजेक्टिव क्लॉज के पहले एंटीसीडेंट के रूप में, नाउन के रूप में टाइम वर्ड लगा होगा या टाइम डिनोटिंग कोई वर्ड लगा होगा। जैसे द टाइम व्हेन ही कम्स इज नोन टू मी, इस सेंटेंस में द टाइम व्हेन ही कम्स, ये वाली जो क्लॉज है इसके पहले क्या आ रहा है, टाइम। तो टाइम वर्ड लगा हुआ है, मतलब वहाँ पे वो एडजेक्टिव क्लॉज है। और अदरवाइज और किसी तरीके से यूज होती है तो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर कहने का मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम रख दें जिनमें श्योर है कि वो फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही कहे जाएं। तो व्हेन को हम इसमें नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि व्हेन वाली जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसमें हमको देखने को क्या मिलेगा कि व्हेन से एडवर्ब क्लॉज भी बनाई जा रही है और व्हेन से एडजेक्टिव क्लॉज भी बनाई जा रही है। तो व्हेन वाली कंजंक्शन को हम स्किप कर देते हैं। इनमें से हम ले लेते हैं आफ्टर, बिफोर। आफ्टर और बिफोर अगर ये क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो इसमें आप श्योर समझिए कि वो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही है। नो सूनर है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, और व्हेन और व्हेन एवर से एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम नहीं है। तो वाइल है जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। लेकिन व्हेन से आप क्या करिए कि व्हेन से, या व्हेन को जो है आप ये ध्यान में रखिए कि व्हेन से एडवर्ब क्लॉज भी बनती है, व्हेन से एडजेक्टिव क्लॉज भी बन सकती है। अब और ज़्यादा डिफरेंस करने के लिए जब आपका एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्ब क्लॉज भी हो जाएगा और जब आपका नाउन क्लॉज भी हो जाएगा,
तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो तीनों जगह कॉमन है, उसमें डिफरेंस कैसे करना होगा, तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ आपको जानना ये जरूरी है कि एडवर्ब क्लॉज जो अब टाइम होती हैं वो हमारे किस तरह की होती हैं, उनको पहचानने का तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को पहचानने के लिए हम वर्ब से अगर कब क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का। जैसे इसमें देख लेते हैं, ही केम इन व्हेन आई वाज स्लीपिंग। अब यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है, ही केम इन, तो वो अंदर आया, तो व्हेन आई वाज स्लीपिंग, आया कब आया, जब मैं सो रहा था, तो जब से आंसर मिला, मतलब ये वाली क्लॉज हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट जो है मर चुका था, पेशेंट जो है मर चुका था, तो कब मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले। और वैसे भी यहाँ बिफोर लगा है तो मैंने बताया कि आफ्टर और बिफोर इसमें जो है श्योर है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही बनाते हैं, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है वेट हियर एज लॉन्ग एज यू कैन। वेट हियर, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, कब तक इंतज़ार करो, तो एज लॉन्ग एज यू कैन, जितना देर तक आप इंतज़ार कर सकते हो। तो ये वाली क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गई। नेक्स्ट है यू शुड वेट टिल ही रिटर्न्स, जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। तो यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए कब तक, तो ये टिल ही रिटर्न्स हमारा क्या बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बता रहा है। इसी तरह आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, मैं अच्छा नहीं रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं रहा हूँ मेन क्लॉज हो गई। तो कब से अच्छा नहीं रहा हूँ, तो सिंस आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, जब से मैं दिल्ली से आया हूँ मैं अच्छा नहीं रहा हूँ। तो ये वाली जो क्लॉज हो गई एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गई। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस मेन क्लॉज में होने वाले कार्य के स्थान के बारे में बताते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्लॉज है, सीधे सीधे इसमें करना क्या है कि जो सेंटेंस है उसमें हम मेन क्लॉज देख लें कि मेन क्लॉज कहाँ पे है, जो मेन क्लॉज की वर्ब है उसको फाइंड आउट कर लें और उस वर्ब से हम क्वेश्चन कर लें कहाँ, तो हमें आंसर मिल जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के बारे में। तो वी मस्ट स्टे हियर, जैसे ये वाला सेंटेंस है वी मस्ट स्टे हियर, हमें यहाँ रुकना चाहिए, तो ये वाला जो वर्ड है ये एडवर्ब है। किस तरह का एडवर्ब है, प्लेस बताने वाला, सिंगल वर्ड का है तो एडवर्ब कहेंगे, और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी मस्ट स्टे वेयर वी आर, हमें रुकना चाहिए वेयर वी आर, जहाँ पे हम हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लेस बताने का काम ने सिंगल वर्ड ने किया, बट यहाँ पे प्लेस बताने का काम जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने किया। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हो गया। और इसे पता करने के लिए स्टे से हम क्वेश्चन कर लेंगे कि कहाँ रुकना चाहिए, तो वेयर वी आर। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं मेन क्लॉज की वर्ब से, और क्वेश्चन क्या करते हैं कहाँ। जैसे आई विल लिव वेयर यू लिव, आई विल लिव वेयर यू लिव, तो मैं रहूँगा कहाँ रहूँगा, जहाँ आप रहते हो। तो जहाँ आप रहते हो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। इसके बाद नेक्स्ट है ही वॉक्ड वेयर देयर वॉज पीस, वो उसने जो है टहला कहाँ पे, उसने वॉक किया, तो वॉक किया वेयर देयर वाज पीस, जहाँ पे शांति थी। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो फ्रेंड्स मैनर से मतलब है तरीके से, और क्या तरीका, कैसा तरीका, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का काम क्या होता है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर जो होते हैं वो मेन क्लॉज में होने वाले कार्य के तरीके को बताते हैं कि कोई कार्य कैसे होता है, इन व्हाट मैनर। जो मेन क्लॉज होगी उसमें होने वाले कार्य के तरीके को बताएंगे कोई कार्य कैसे होता है। जैसे यू शुड डू इट फास्ट, अगर इस सेंटेंस को देखें तो यू शुड डू इट फास्ट, इसे आपको तेजी से करना चाहिए, इसे आपको तेजी से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तेजी से। अब ये जो तरीका बता रहा है ये वर्ड सिंगल वर्ड है तो एडवर्ब हो गया, लेकिन यही तरीका बताने का हम अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। जैसे यू शुड डू इट एज आई टेल यू, आपको इसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ। तो कैसे करना चाहिए, मेन क्लॉज की वर्ब क्या हो गई, डू, इससे हम क्वेश्चन कर लेंगे कैसे, तो हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, सॉरी, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे कैसे तो हमें पता चलेगा क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। जैसे कि यहाँ नोट में दिया हुआ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर पता करने के लिए मेन क्लॉज की वर्ब से कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर।
जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही टॉक्ड एज इफ ही वर मैड, उसने बात किया एज इफ ही वर मैड, जैसे कि वह पागल था। तो उसने बात किया, कैसे बात किया, जैसे कि वह पागल था। एज इफ मतलब मानो, जैसे कि। तो ही टॉक्ड एज इफ ही वर मैड, उसने बात किया, कैसे बात किया, जैसे कि वह पागल था। नेक्स्ट है आई ऑल इट ऑल इंडेड एज आई एक्सपेक्टेड। इट ऑल इंडेड, ये सब खत्म हुआ। इंडेड खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो दिस क्लॉज इज दिस क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। नेक्स्ट है ही आंसर्ड द क्वेश्चंस एज ही वाज टॉट, उसने क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो आंसर दिया, कैसे आंसर दिया, एज ही वाज टॉट, जैसे उसे पढ़ाया गया था। तो एज ही वाज टॉट हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन मेन क्लॉज में होने वाले कार्य के शर्त को बताते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का काम क्या होता है, मेन क्लॉज में होने वाले कार्य के शर्त के बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप एग्ज़ाम पास कर लोगे। अब यहाँ पे जो यू विल पास द एग्ज़ाम है, ये हो गया मेन क्लॉज। अब ये एग्ज़ाम पास कर लेगा, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, अगर वो कठिन परिश्रम करेगा तब। अगर कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो फिर वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए शर्त क्या हो गई कि इफ़ यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे इफ़ यू वर्क हार्ड हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया। अब देख लेते हैं कि एडवर्ब क्लॉज कंडीशन जो होते हैं वो नॉर्मली किस तरह के कंजंक्शन से शुरू होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि किस तरह के कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो नोट में मैंने लिखा हुआ है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस आर नॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। किस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा जो है हमारे एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन बनते हैं। तो नॉर्मली ये इफ़, विद, अनलेस, ऑन कंडीशन दैट, इन केस, इनसे जो है हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बनते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारी कंडीशन वाली क्लॉज होती है उसको बनाने के लिए जो भी हमारे यूज होते हैं, जैसे कि सपोज दैट, ये भी उसमें आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे क्या बनाएंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। जैसे राइट टू मी इन केस यू नीड मनी। इन केस का मतलब होता है इफ़, यदि। तो इफ़ और इन केस कह सकते हैं कि सिनोनिम्स हैं। तो राइट टू मी इन केस यू नीड मनी, मुझे लिखो, लेकिन लिखने के लिए शर्त क्या है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, यदि आपको पैसे की ज़रूरत है तभी लिखो, ऐसे फालतू में नहीं कि और लिख दिया वहाँ पे। तो राइट टू मी यहाँ पे इसके लिए हमारी इन केस यू नीड मनी हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर इन केस से सेंटेंस हमारा क्लॉज शुरू हो रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। अगर हमारी क्लॉज की शुरुआत अनलेस से शुरू हुई तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। अगर हमारे क्लॉज की शुरुआत इन केस से है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। इसके अलावा विफ, इफ़ या वेदर से भी अगर शुरू हो रही है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगी। लेकिन इफ़ और वेदर का जब यूज क्लॉज बनाने में किया जाएगा तब थोड़ा सा वहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ यहाँ इफ़ और वेदर से रिलेटेड एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगा, उसको अभी आगे हम देखने वाले हैं। तो अभी जो और इसमें सेंटेंस में एग्जांपल्स में सेंटेंस हैं इसको देख लेते हैं। आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन दैट यू डू नॉट रिपीट द ऑफेंस इन फ्यूचर। ये कह रहा है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, ऑन कंडीशन दैट, बशर्ते यू डू नॉट रिपीट द ऑफेंस इन फ्यूचर, अगर तुम फ्यूचर में, ऑफेंस मतलब अपराध, क्राइम, अगर तुम फ्यूचर में क्राइम को रिपीट ना करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। यानी यहाँ माफ़ करने के लिए कंडीशन क्या रखी गई है, फ्यूचर में क्राइम ना करने की कंडीशन रख दी गई है। तो ऑन कंडीशन दैट से लेकर यहाँ तक का पूरा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया। नेक्स्ट है इफ़ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम। यदि बारिश होती है तो आई शैल स्टे एट होम। तो अब यहाँ देखिए सीधे सीधे इफ़ आ गया, तो ये वाली जो क्लॉज हो गई हमारी किस तरह की क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गई। अब नोट देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। जब इफ़ वेदर का यूज़ मतलब ये हुआ कि इफ़ और वेदर जब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हमें आँख बंद करके ये नहीं कह देना है कि ये जो क्लॉज है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। वहाँ पे हमें थोड़ा सा जो क्लॉज है उसको उसका फंक्शन देखना पड़ेगा और उसमें जो कंजंक्शन यूज हो रहा है, इफ़ और वेदर यूज हो रहा है, उसके यूज़ को देखना पड़ेगा किस तरह से यूज़ हुआ है।
तो नोट में देखते हैं, जब इफ़ वेदर का यूज़, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब इफ़ वेदर का यूज़ एस नो टाइप वाले डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए करते हैं तो इफ़ और वेदर से जुड़ी नाउन क्लॉज होती है। तो इफ़ और वेदर से जुड़ी क्लॉज जो होती है वो नाउन क्लॉज होती है। अब एक इसमें आप एग्जांपल देख लीजिए, फिर बात करेंगे। जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो क्या है, जैसे है ये वाला सेंटेंस जो है, आई सेड टू माई फ्रेंड शैल वी गो टू अ मूवी टुमारो। अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे ये नरेशन जब आप बनाते हैं, तो जब डायरेक्ट नरेशन, देखिए नरेशन का मतलब वर्णन, वर्णन का मतलब हो गया कि एक तो तरीका हो गया कि आप किसी की कही हुई बात को किसी से बता रहे हैं, तो जिसकी बात आप बता रहे हैं या तो उसकी कही हुई बात को एज इट इज़, उसके जैसा उसने शब्द का यूज किया उस तरह से बोल देंगे, या तो उसके शब्द में थोड़ा सा बदलाव करके अपने तरीके से बोलेंगे। तो अगर आप उसकी कही हुई बात को बिल्कुल वैसे ही बोल देते हैं जैसे उसने कहा था, तो वो हो गया हमारा क्या, डायरेक्ट स्पीच। और अगर उसकी कही हुई बात में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, अपने शब्दों का थोड़ा यूज कर देते हैं, तो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये जो आ रहा है हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है, इसमें क्या हुआ है, इसकी शुरुआत इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट की शुरुआत हो रही है किससे, शैल से। और हम जानते हैं शैल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। और अगर किसी क्लॉज की शुरुआत या किसी सेंटेंस की शुरुआत सीधे हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, इट मीन्स दैट सेंटेंस और दैट क्लॉज इज अ एस नो टाइप सेंटेंस। वो जो होता है वो एस नो टाइप सेंटेंस होता है। तो अगर हमारा नरेशन में अगर आता है ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो अगर नरेशन में डायरेक्ट स्पीच आती है जिसकी शुरुआत एसनो टाइप वाले डायरेक्ट स्पीच अगर है और वो स्पीच एसनो टाइप वाले क्लॉज है, तो हम जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी जगह क्या कर देते हैं, इफ़ या वेदर का यूज कर देते हैं। तो अगर इस तरीके से, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय अगर एस नो टाइप वाला हमारी क्लॉज आ जाए, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया वैसे ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगी बात। तो अगर इस तरीके से हम काम करते हैं तो यहाँ पे इफ़ वेदर का जब यूज हम करते हैं, तो इफ़ वेदर का यूज करते हैं और उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं, यानी इंट्रोगेटिव मार्क्स हटा देते हैं और असर्टिव तरह, यानी सब्जेक्ट पहले ले लेते हैं वह बाद में ले जाते हैं, तो असर्टिव बना के लिख देते हैं। तो अगर इस तरीके से इफ़ और वेदर का यूज़ किया जाता है तो इफ़ और वेदर से जुड़ी हुई ये आगे वाली क्लॉज नाउन क्लॉज बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा। तो कंडीशन, और अगर इफ़ और वेदर से जुड़ी हुई क्लॉज एडवर्ब क्लॉज अब कंडीशन का काम करेगी, तो हमें देखने को मिलेगा कि वो मेन क्लॉज के लिए कंडीशन शर्त बता रही है। और अगर इफ़ और वेदर का यूज नाउन क्लॉज के रूप में किया गया होगा, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो है नरेशन वाले में यूज होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए मैं थोड़ा और काम आसान कर देता हूँ कि आपको देखने को ये मिलेगा कि अगर इफ़ और वेदर की यूज नरेशन में होगा तो एस्नोटाइप वाले सेंटेंस रहेंगे, मतलब इधर वाली जो क्लॉज रहेगी हमारी, इसमें हमारी जो वर्ब रहेगी या तो वो आस्क्ड रहेगी या तो हमारा इंक्वायर्ड ऑफ रहेगी या इंक्वायर्ड, और कभी कभी सेड टू सीधे सीधे लिख दिया जाता है। तो यही दो तीन वर्ब आपको देखने को इधर मिलेंगी। तो अगर आपको इफ़ और वेदर मिल जाए और इधर आपको सेड टू आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ मिल जाए, इंक्वायर मिल जाए, तो थोड़ा सा रुक के आप देख लीजिए कि इफ़ और वेदर यहाँ पे कहीं नाउन क्लास का काम तो नहीं कर रहे हैं, और वो नाउन क्लास का ही काम कर रहे होते तभी ऐसा होता है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस ऐसी क्लॉज होती हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस ऐसी क्लॉज होती हैं जिससे कि मेन क्लॉज में जो काम होता है ना, जो मेन क्लॉज में काम होता है उसके उद्देश्य का पता चलता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस ऐसी क्लॉज होती हैं जिससे मेन क्लॉज में होने वाले क्लॉज के उद्देश्य का पता चलता है। कैसे उद्देश्य का पता चलेगा, जैसे ये सेंटेंस है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो देखिए मेन क्लॉज यहाँ पे क्या हो गई, वी ईट। ध्यान दीजिएगा, जो क्लॉज जिस क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया गया होगा वो हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ही होगी, और जिस क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया होगा वही हमारी मेन क्लॉज होगी। मतलब कहने का कि जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है, जो हमारी मेन क्लॉज होती है, जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया होता। तो हम खाते हैं, और अब हमारे खाने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम जिंदा रह सकें।
हमारे खाने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम जिंदा रह सकें। अब यहाँ पे आपको एक बात और देखने को मिलेगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज पहचानना बहुत ही आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में कुछ फिक्स्ड हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, वही आते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज बनाने के लिए। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दैट का मतलब ताकि, इन ऑर्डर दैट का वही मतलब, और लेस्ट का मतलब जो होता है वो होता है ताकि ना। जो इसका सेंस निकलता है वो ताकि, और बीच में डैश 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 है, मतलब ताकि बाद कुछ वर्ड्स आएंगे और फिर ना, ऐसा कुछ इसका सेंस निकलेगा लिस्ट का। तो ये तीन ही कंजंक्शंस हैं जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज बनाते हैं। जैसे सेंटेंसेज में इनको देख लेते हैं। आई विल गिव यू अ मैप सो दैट यू कैन फाइंड द वे। अब देखिए, सो दैट यू कैन फाइंड द वे, सेंटेंस वाले अगर पूरा पढ़ लें तब भी हमें बात समझ में आ जाएगी। और अगर अगर हम सीधे सीधे कंजंक्शन देख के बताना चाहते हैं तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट और लिस्ट आ रहा है, तो समझ लीजिए वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। आई विल गिव यू अ मैप, ये मेन क्लॉज हो गई, मैं आपको मैप दूंगा। अब जो हम आपको मैप देंगे उसका उद्देश्य क्या होगा? मैप इसलिए देंगे ताकि आप अपना रास्ता आसानी से ढूंढ सकें। सो दैट यू कैन फाइंड द वे, ताकि आप रास्ता ढूंढ सकें। तो अब सो दैट से जुड़ी क्लॉज जो हमारी यहाँ पे हो गई वो क्या हो गई? हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज हो गई। वॉक फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, तेजी से चलो, तेजी से चलो, तेजी से क्यों चलो? इसका उद्देश्य क्या है तेजी से चलने से? लेस्ट यू मिस द ट्रेन, कि लेस्ट यू मिस द ट्रेन, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ट्रेन है वो मिस हो जाए। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? लेस्ट यू मिस द ट्रेन, लेस्ट यू मिस द ट्रेन यहाँ पे हमारा क्या हो गया फिर? एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। इसके बाद है माइजर सेव इन ऑर्डर दैट दे में ग्रो रिच, जो कंजूस होते हैं, माइजर्स मतलब जो कंजूस होते हैं वो बचत करते हैं। बचत करने का उनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है ताकि वो धनी हो सकें। तो इन ऑर्डर दैट, ये वाला एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो गया। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्जामिनेशन, अब उसने कठिन परिश्रम किया, तो कठिन परिश्रम का उद्देश्य क्या था? ताकि वो एग्जाम पास कर सके। तो सो दैट सीधे सीधे यहाँ पे आ रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो गया। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हमें समझ में आ गया कि इसमें कुछ फिक्स्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और उन्हीं से हमारी क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बनती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सो दैट का यूज किया गया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में, लेकिन देखिए इसमें बिल्कुल साथ में लिखा गया है। सो दैट के बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब सो और दैट के बीच में कोई किसी वर्ड का यूज नहीं किया गया है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको आगे सो और दैट फिर मिलने वाले हैं, लेकिन उनका यूज वहाँ पे अलग तरीके से किया गया होगा। वहाँ पे आप देखेंगे कि सो और दैट के बीच में कुछ वर्ड जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो दूसरी क्लॉज होगी। लेकिन सो दैट अगर साथ में आ रहा है उसके बाद हमारी क्लॉज आ रही है, तो ये हमारी पर्पज बताएगी। नेक्स्ट है जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन और कंट्रास्ट। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन और कंट्रास्ट। तो दिस क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो आल्दो इवन इफ, इसमें भी देखिए तीन ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अगर कोई क्लॉज की शुरुआत जो है इन तीन में से किसी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही है, तो इट मीन्स कि वो जो क्लॉज होगी हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन ही होगी। तो जैसे इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम, तो सीधे सीधे यहाँ पे इस क्लॉज में इवन इफ दिख गया, तो इवन इफ वाली क्लॉज जो हमारी यहाँ तक है ये हो जाएगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, और वी कैन से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, और वी कैन से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट है आल्दो ही स्टार्टेड लेट ही कॉट द ट्रेन। अब यहाँ पे सीधे सीधे आल्दो मिल गया, तो यहाँ पे ये पूरी क्लॉज हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन हो गई। इसी तरह दो ही इज़ अ लिटिल चाइल्ड, तो ये क्लॉज हो गई हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। इसी तरह नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। तो एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं। तो ऐसे क्लॉजेस का यूज कंपैरिजन के लिए किया जाता है। यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हमारा यूज क्यों किया जाएगा? जब हमें दो क्लॉज के बीच कंपैरिजन दिखाना हो, दो क्लॉज का मतलब मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो कंपैरिजन दिखाने के लिए हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का यूज़ किया जाता है। इसमें भी हमारा आसानी होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन दिखाने के लिए या तो देन का यूज़ किया जाता है, या तो एज और एज। अब इसके बीच में डैट डैश का मतलब ये हो गया कि एज और एज का यूज, जब ध्यान दीजिएगा जब इनका यूज एज एज का यूज कंपैरिजन दिखाने के लिए किया जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हमारा आएगा या पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब आएगा। पॉजिटिव डिग्री का ही यूज यहाँ पे कुल मिला के हमारा होगा एज एज के बीच में। और इसी तरह सो एज लिखा है यहाँ भी, जो डैट डैश डैश है इसमें भी पॉजिटिव डिग्री हमारा यूज होगा।
तो ध्यान दीजिएगा, देन तो फिक्स है, अगर देन आ रहा है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ही होगा। लेकिन अगर एज आ रहा है तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एज के बीच में जब एज सो एज का यूज आगे हम देखेंगे और भी तरीके से होता है, लेकिन जब ये कंपैरिजन बताएंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि एज और एज के बीच में एक हमें पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव मिल जाएगा और सो एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब मिल जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सी इज ओल्डर देन सी लुक्स। अब सीधे सीधे देन आ गया तो देन वाली क्लॉज हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो गई। आई लव हिम एज मच एज यू डू। अब देखिए यहाँ पे एज मच एज यू डू ये हो गई हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ देखिए एज आया है और एज आया है, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया एज है जो बीच में डेड डैश, यानी यहाँ पे एक हमारा वर्ड देखने को मिल रहा है। ये वर्ड है क्या, तो ये हमारा मच यहाँ पे यूज किया गया है, देख लीजिए पॉजिटिव डिग्री में है, मच मोर मोस्ट होता है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री यूज किया गया है। अब यहाँ पे एज मच एज यू डू ये पूरी मिला के हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो गई। आई ईट एज मच एज यू डू, यहाँ पे एज मच एज यू डू हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो गई। नोट में है कभी कभी कंपैरिजन वाली क्लॉज की वर्ब को स्किप कर दिया जाता है। जब कंपैरिजन बताना होता है तो कभी कभी क्या होता है ना कि लास्ट वाली जो क्लॉज होती है जो कंपैरिजन बताने वाली होती है उसकी वर्ब को स्किप कर दिया जाता है, तो हम समझ सकते हैं वहाँ पे क्या वर्ब हो सकती है और बता सकते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। तो सीधे सीधे राम इज एज रिच एज श्याम, जैसे यहाँ पे अगर लिख दिया जाए राम इज एज रिच एज श्याम और यहाँ पे सेंटेंस खत्म कर दिया जाए, जैसे कि सेंटेंस यहाँ पे खत्म है और इसमें आगे कुछ ना लिखा जाए, तो यहाँ पे देखिए राम इज एज रिच एज श्याम इज रिच, आगे हम क्या ऐड कर सकते हैं, श्याम इज रिच। तो वही चीज़ है यहाँ पे, श्याम पे अगर सेंटेंस ख़त्म कर दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको इज के बाद और कुछ देखने को नहीं भी मिलता है, यहाँ पे इज को हटा दिया जाए, तब भी आप सीधे सीधे बता दीजिए कि यहाँ पे ये जो है एज रिच एज श्याम इज रिच, श्याम के बाद क्या हो सकता है, इज रिच वहाँ पे यूज किया जा सकता है, तो ये वहाँ पे हो सकता है। तो राम इज एज रिच एज श्याम इज रिच ये हो जाएगा उसमें। इसी तरह नेक्स्ट है नो वन कैन रन फास्टर देन राम कैन रन। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में कैन रन लिखा है, इसको हम मान लीजिए हटा देते हैं और सेंटेंस केवल इतना मिल जाए आपको कि नो वन कैन रन फास्टर देन राम देन रमा। तो यहाँ पे रमा पे सेंटेंस खत्म हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, देन दिख गया मतलब वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। और यहाँ पे हम वर्ब को अंडरस्टूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैन रन हमारी वर्ब के रूप में आ सकती है, तो नो वन कैन रन फास्टर देन राम कैन रन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आर कॉज। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आर कॉज क्या होते हैं, तो देखिए सीधे सीधे रीजन मतलब कारण से है, तो एडवर्ब क्लॉज और रीजन जो होते हैं इनसे मेन क्लॉज में होने वाले कार्य के कारण का पता चलता है। अब मेन क्लॉज में होने वाले कार्य के कारण का कैसे पता चलेगा, जैसे सेंटेंस देखते हैं आई शैल हेल्प यू बिकॉज आई लाइक यू, यहाँ पे मेन क्लॉज क्या हो गई, आई शैल हेल्प यू। अब इसको मान लीजिए नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल आपको इतना दिख रहा है आई शैल हेल्प यू, इसका मतलब क्या होगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब मैं आपकी हेल्प करूँगा तो हेल्प करने का यहाँ पे आगे कुछ नहीं बताया गया है अभी, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हेल्प करूँगा भाई तो क्यों हेल्प करूँगा, अब देखिए बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बिकॉज आई लाइक यू ये हमारा क्या बता रहा है, इसके कारण को बता रहा है, यानी ये आपकी मैं आपकी हेल्प करूँगा तो हेल्प करने का कारण क्या है, बिकॉज आई लाइक यू, तो ये वाली जो क्लॉज है ये कारण बता रही है, तो ये हो जाएगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन। अब इसमें एक नोट दिया हुआ है कि बिकॉज से शुरू होने वाले क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होती है। देखिए अगर बिकॉज से किसी की शुरुआत हो रही है तो निश्चित रूप से वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन ही है। मतलब ये हुआ कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो बिकॉज कंफर्म है। बिकॉज के अलावा यहाँ पे मैंने केवल एक ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा है, इसलिए एक ही लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे 4 5 6 आपको बता भी देता तो वो जो आप इसके अलावा जो आपको मैं बताता वो कॉमन है, वो आपके कई तरीके से यूज होती हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, उसको आपको सेंटेंस का सेंस समझ के बताना पड़ेगा। तो यहाँ भी सेंटेंस के एग्जांपल से देख लेते हैं। आई शैल हेल्प यू बिकॉज आई लाइक यू, ये वाला सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। सिंस यू हैव नो मनी यू कैन नॉट एंजॉय योर लाइफ। अब ये सेंटेंस को पढ़िए और ये सोचिए कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। अगर आपने इस सेंटेंस के सेंस को सही सही समझ लिया
तब आप इसको सही रूप में बता पाएंगे कि ये किस तरह का क्लॉज है। अगर आपने सेंस समझने में गड़बड़ की तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है कि यहाँ पे ये इस वाली क्लॉज में, यू हैव नो मनी वाली क्लॉज में क्या लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है। तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि चलिए ये ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमारी है। और लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तो तीन तरह की होती है हमारी, नाउन सबऑर्डिनेट, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट एंड एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें भी कई तरह की सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। वहाँ पे अगर आपने अभी इस वीडियो को स्किप ना किया होगा तो शुरू में आपने देखा होगा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो था वहाँ पे एक एग्जांपल आया था, वहाँ भी सिंस आया था। तो वहाँ भी अगर सिंस आ गया, यहाँ भी सिंस आ गया, तो फिर इसका मतलब है कि सिंस जो होता है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को भी इंट्रोड्यूस करा सकता है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को भी इंट्रोड्यूस करा सकता है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे करना पड़ेगा, तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए सिंस, यहाँ तो केवल हम सिंस की बात कर रहे हैं, अगर सिंस के अलावा भी ऐसी कोई क्लॉज है, जैसे कि सिंस के अलावा एज भी हमारा आपको एक दो जगह और देखने को मिलेगा। तो जो भी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, अगर वो कॉमन काम कर रहे हैं, यानी कॉमन काम करने का मतलब ये हो गया कि वो कई जगह क्लॉजेस बना रहे हैं, कहीं एडवर्ब क्लॉज बना रहे हैं, कहीं एडजेक्टिव क्लॉज बना रहे हैं, तो फिर जब ऐसी बात होती है तो वहाँ पे हमें क्या काम करना पड़ता है, फिर हमें सेंटेंस का सेंस समझ के हमें डिफरेंस करना पड़ता है और इसमें किसी तरह की हेल्प नहीं मिल पाती है। मेन काम जो करता है वो सेंटेंस का सेंस लगाने में ही हमारा होता है। अब जैसे यहाँ पे देखें सिंस वाला, सिंस यू हैव नो मनी यू कैन नॉट इन्जॉय योर लाइफ, ये कहना चाहता है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, यू कैन नॉट इन्जॉय योर लाइफ, इसलिए आप अपनी लाइफ इन्जॉय नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो सिंस का सेंस निकल रहा है वो निकल रहा है क्योंकि। अब इसमें ज़बरदस्ती ये सेंस नहीं निकालना है कि सिंस यू हैव नो मनी, जब से आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, ये सेंटेंस ही गड़बड़ बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही सेंस ये निकल रहा है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं इसलिए आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मेन क्लॉज देखें तो क्या है, यू कैन नॉट इन्जॉय योर लाइफ, आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अब इंजॉय नहीं कर सकते तो क्यों नहीं इंजॉय कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। मतलब ये वाली क्लॉज रीजन बता रही है किसका, जो मेन क्लॉज में बात बताई गई है उसका, क्यों इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ये वाली क्लॉज हो गई एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अब इसके नीचे एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। आई हैव नॉट सीन आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। अब बताइए इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को पढ़ें। और अभी मेरे बिना मैंने आपको यहाँ पे इस सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप अपने से कोशिश करिए कि क्या यहाँ दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो सिंस इंट्रोड्यूस करा रही है क्लास को, क्या ये वाली क्लॉज भी हमारी इसी तरह की क्लॉज है, मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, या फिर ये वाली क्लॉज कोई और क्लॉज है। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो ये क्या कहना चाहता है, तो आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, सिंस ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, जब से वो दिल्ली से लौटा है तब से मैंने उसे नहीं देखा है। ये जो सेंस निकल रहा है इसका क्या निकल रहा है, जब से वो दिल्ली से लौटा है तब से मैंने उसे नहीं देखा है। अब ये वाली हो गई हमारी मेन क्लॉज, और आपको मैंने बताया था कि मेन क्लॉज जो होती है उसकी वर्ब से, यानी यहाँ पे सीन से अगर हम क्वेश्चन कर लें कब, कहाँ और कैसे, तो हमें पता क्या चलता है, एडवर्ब क्लॉज पता चलती है। कब से टाइम पता चलता है, तो नहीं देखा है, तो कब से नहीं देखा, तो सिंस ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, जब से वो दिल्ली से लौटा है। तो ये वाली जो क्लॉज है हमारी टाइम बता रही है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गई। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कतई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन ये तब होती जब इस काम के इसके ये कारण को बताती, यानी मैंने उसको नहीं देखा है तो उसके कारण क्या है। अगर इस सेंटेंस को देखें और सोचें कि ये हमारी है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, कुछ ऐसा सोच लें, तो अगर ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होगी तो इसे कुछ ऐसा सेंस देना पड़ेगा, जैसे आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, तो क्यों नहीं देखा है, क्योंकि वो दिल्ली से लौटा है। तो भाई दिल्ली चला गया होता तो बात चलो ठीक थी, क्योंकि वो दिल्ली चला गया है तो मैंने उसे नहीं देखा है। लेकिन यहाँ कह रहा है क्योंकि दिल्ली से लौटा है, तब तो बात बिल्कुल गलत लग रही है ना, दिल्ली से लौटा है तो देखा ही होगा। तो यहाँ पे जो कुल मिला के सिंस है, और सिंस टाइम भी बताने के लिए यूज होता है, सिंस हमारा रीजन भी बताने के लिए यूज होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस हमें सेंटेंस का सेंस समझने पर ही कर पाएंगे हम। इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, कोई आपकी इसमें मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता।
इसमें अगर आप सेंटेंस का सही सेंस लगा लेते हैं तभी सही रूप से बता पाएंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तो जब से वो दिल्ली से लौटा है मैंने उसे नहीं देखा। तो कब से नहीं देखा? जब से वो दिल्ली से लौटा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गई। और ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। इसका सेंस क्या निकल रहा है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो इसलिए वो एंजॉय लाइफ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सिंस यू से सो आई बिलीव इट। अब इस सेंटेंस को पढ़िए और समझिए कि ये क्या कहना चाहता है। सिंस यू से सो, क्योंकि आप ऐसा कहते हो, आई बिलीव इट, इसलिए मैं इस पर विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इट क्या हो गई? हमारी मेन क्लॉज हो गई। और सिंस यू से सो ये वाली हमारी क्या हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। मैं इस पे विश्वास करता हूँ। क्यों विश्वास करता हूँ? क्योंकि आप ऐसा कहते हो। तो ये वाली हो गई एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। नेक्स्ट है एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज वाइफ। अब इस सेंटेंस को पढ़िए और देखिए क्या कहना चाहता है। एज ही वॉज नॉट देयर, क्योंकि वो वहाँ नहीं था, क्योंकि वो वहाँ नहीं था इसलिए मैंने उसकी वाइफ से बात किया। आई स्पोक टू हिज वाइफ मेन क्लॉज हो गई। मैंने उसकी वाइफ से बात किया। उसने उसकी वाइफ से बात किया, खुद जिस पर्सन से मिलने गया उससे बात नहीं किया। क्यों नहीं बात किया? क्योंकि वो वहाँ नहीं था। यानी ये वाली क्लॉज हमारी रीजन बता रही है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गई। आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम। इस सेंटेंस को पढ़ें तो आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। अब मेरे खुश होने का कारण क्या है? तो दैट यू हैव कम, खुश क्यों है? कि आप आए हैं। मैं खुश हूँ कि आप आए हैं। तो ये वाली जो क्लॉज हो गई ये कारण बता रही है इसके खुश होने का, मतलब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गई। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट क्या होती हैं? तो इनमें भी क्या करना है हमको? ये मेन क्लॉज, जो मेन क्लॉज होती है उसमें जो काम होता है या कोई काम होने का मतलब, अगर मेन क्लॉज नहीं है तो मान लीजिए मेन क्लॉज नहीं है तो जो भी बात वहाँ बताई हो गई होगी, यानी स्थिति होगा कोई दिया गया होगा, तो उसके परिणाम को बताते हैं। जैसे सेंटेंस समझ लेते हैं इसको। सेंटेंस है ही वर्कड सो हार्ड दैट ही वन द प्राइज। उसने इतना कठिन परिश्रम किया कि उसने प्राइज जीत लिया। अब जरा इसको देखें, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। ही वर्कड सो हार्ड, उसने इतना कठिन परिश्रम किया। तो दैट ही वन द प्राइज, उसने परिणाम जीत लिया। अब बताइए कि जो इसने परिणाम जीता, उसके परिणाम जीतने का परिणाम उसने किसकी वजह से जीता? तो क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। तो कठिन परिश्रम करने का परिणाम क्या निकला? कि वो प्राइज जीत गया। जैसे अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप कड़ी मेहनत करते हैं तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी है कि ही वर्कड सो हार्ड दैट ही वन द प्राइज। तो इस उसके कठिन परिश्रम करने का परिणाम क्या निकला? कि उसने प्राइज जीत लिया। अब आपको अगर ये थोड़ा रिजल्ट वाला और इधर रीजन वाला, यानी परिणाम और कारण, अगर इसमें कन्फ्यूजन होने लगा हो तो कन्फ्यूज मत होइए। अगर कारण बताएगा तो सेंटेंस की मेन क्लॉज को हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और देख लेंगे कि क्या जो इसके इसमें ये जो हमारी क्लॉज आ रही है इसके आगे क्या इस मेन क्लॉज के होने के कारण को बता रही है। और ये जो रिजल्ट वाली बात रही है, तो रिजल्ट वाले को समझने का भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो देख लेते हैं ट्रिक क्या है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आर, जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगी, जो परिणाम बताने वाली क्लॉज होगी, उसमें हमें एक खास बात देखने की ये मिलेगी कि इस क्लॉज की शुरुआत दैट से हो रही होगी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट वाली जो क्लॉज होगी इसकी शुरुआत दैट से हो रही होगी। और इसके अलावा एक आपको आसानी और हो जाएगी, एक ट्रिक और मिल जाएगी कि दैट से तो क्लॉज शुरू ही हो रही होगी, साथ ही साथ जो दैट वाली क्लॉज होगी उस क्लॉज के पहले जो मेन क्लॉज होगी, तो दैट से पहले हमें सो और सच देखने को मिल जाएंगे। सो और सच देखने को किस तरीके से मिलेंगे? इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इस नोट को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ज़्यादा आसानी होगी। जैसे लिखा है द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट बाई इट। बॉक्स इतना भारी था कि द बॉक्स इज सो हैवी, बॉक्स इतना हैवी है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ऐसे सेंटेंस होना चाहिए था, मैंने बाय मिस्टेक बाई इट लिख दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिफ्ट समझ लेते हैं कि लिफ्ट लिखा है, लिफ्ट मतलब उठाना।
तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो बॉक्स इतना हैवी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता, ये सेंटेंस कहना चाहता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिफ्ट लिखा हुआ है। तो बॉक्स इतना हैवी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए नोट क्या कह रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो होते हैं, यानी इसे मान लेते हैं अभी ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। ये किस तरह कंजंक्शन शुरू होते हैं, तो दैट से। देखिए दैट से इस क्लॉज की शुरुआत हो रही है, और इसमें देखने क्या मिलेगा, दैट के पहले यानी इस वाली क्लॉज में द बॉक्स इज सो हैवी हमारी एक अलग क्लॉज हो गई, मेन क्लॉज हो गई। तो दैट से शुरू होती है और दैट के पहले क्या देखने को मिलेगा, सो और डैश 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 लिखा हुआ है। मतलब इसके पहले, दैट के पहले वाली क्लॉज जो होगी, ये वाली क्लॉज, इसमें हमें देखने क्या मिल जाएगा, सो मिल जाएगा, और उसके बाद डैश डैश मतलब हो गया कुछ वर्ड आए हुए होंगे। हो सकता है यहाँ पे तो एक ही वर्ड आया है, हो सकता है सो के बाद एक वर्ड आया हो, या एक से अधिक वर्ड भी सो के बाद आ सकते हैं, उसके बाद हमें दैट देखने को मिल जाएगा। इसी तरह हो सकता है दैट के पहले सच आया हुआ हो, और सच के बाद डैश 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 का मतलब एक या एक से अधिक वर्ड आए हुए हैं, और उसके बाद हमें दैट देखने को मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमें जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट वाली, ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का यूज किया गया होगा, उसमें हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद दैट, इसी तरह सच, फिर कुछ वर्ड, फिर दैट। और जो इसका अर्थ निकलेगा वो निकलेगा जब सेंटेंस में सेंस पूरा निकालेंगे तो निकलेगा इतना की। तो जैसे है, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। बॉक्स इतना हैवी था, सेंस क्या निकला, इतना हैवी की, यानी इतना की यहाँ पे सेंस सीधे सीधे निकल आया। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट बाई इट। तो दैट आई कैन नॉट बाई इट ये हो गई हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। और इसके पहले देखिए सो और एक हमारा वर्ड आया है, सो और दैट, सो और दैट, इसके बीच में एक वर्ड आया है। तो जिस सेंटेंस में भी हमको दैट दिख जाए, अगर उसके पहले हमारा कुछ वर्ड्स आ जाएं और उसके पहले सो दिख जाए या सच दिख जाए, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि वो उस सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का यूज किया गया है। और कहाँ से एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट को यूज मानेंगे हम, दैट से हमारे आगे का पूरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ही स्पोक इन सच अ वे दैट आई अंडरस्टूड हिम। ही स्पोक इन सच वे दैट आई अंडरस्टूड हिम। देखिए दैट आई अंडरस्टूड हिम, इसके पहले क्या है, सच, और यहाँ पे ये हमारा वर्ड ऐड किया गया है अवे। तो सच दैट, सच दैट, और सो दैट, इस तरह का हमको सेंटेंस मिल जाए, समझ लीजिए वहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे दैट आई अंडरस्टूड हिम, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज सच अ गुड बॉय दैट ऑल लव हिम। तो यहाँ भी देखिए दैट ऑल लव हिम, इसके पहले क्या है, सच, और इसमें देखिए वर्ड ऐड किए गए हैं। तो वो इतना अच्छा लड़का है कि उसकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इतना की सेंस में भी आ गया, ही स्पोक इन सच अ वे दैट आई अंडरस्टूड हिम। उसने इस तरीके से बोला कि मैं उसे समझ गया। इतना की, हिंदी में भी जब सेंस निकालेंगे तो इतना की का सेंस आएगा। और अगर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का यूज किया गया सेंटेंस में, तो दैट यहाँ दिख जाएगी, और दैट के पहले सच और सच, और उसके बाद कुछ वर्ड ऐड हुए मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों रहा हमारा एडवर्ब क्लॉज के बारे में। और मैंने थोड़ा डिटेल में बताया आपको एडवर्ब क्लॉज, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिटेल में पढ़े रहेंगे तो कम से कम एग्ज़ाम में अगर कोई सेंटेंस आता है, तो एग्ज़ाम में अगर देखा जाए अभी तक के आए हुए क्वेश्चंस, अगर मैंने देखा है, तो उसमें क्या हुआ है कि एडवर्ब क्लॉज में जो टाइप्स आपको बताए गए हैं, उन टाइप्स में क्वेश्चन नहीं पूछा, केवल एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहती है उसे अंडरलाइन कर दिया जाता है, और ऑप्शन दे दिया जाता है कि बताइए ये किस तरह की क्लॉज है, जैसे कि नाउन क्लॉज है, कि एडजेक्टिव क्लॉज है, कि एडवर्ब क्लॉज है, कि नन ऑफ दीज है। इस तरह के कुछ हमारे सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। और या तो पूछने का तरीका होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा किस तरह क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, कि प्रिंसिपल क्लॉज है, कि डिपेंडेंट है, कि सबऑर्डिनेटिंग है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें अगर जो मैंने अभी आपको बताई, इसके पहले एडजेक्टिव क्लॉज में भी मैंने आपको क्लॉज से रिलेटेड बेसिक जानकारी एडजेक्टिव क्लॉज में दे दी थी। और इसके भी पहले, एडजेक्टिव क्लॉज के भी पहले, मैंने स्पेशली सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज पे वीडियो बनाया है। अगर उसको नहीं देखा तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसे देख लीजिए, तो आपकी फ्रेज और क्लॉज पे कंफ्यूजन नहीं होगा। उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये रहा हमारा एडवर्ब क्लॉज पे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आपको नाउन क्लॉज पे।
और ये जो मैंने आज आपको बताया एडवर्ब क्लॉज, इसके लिए मैंने रन एंड मार्टिन की प्रैक्टिस ऑलरेडी करा रखी है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप एडवर्ब क्लॉज पढ़ने के बाद अगर रन एंड मार्टिन से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका एडवर्ब क्लॉज पक्का हो जाएगा। और एडजेक्टिव क्लॉज पे भी, एडजेक्टिव क्लॉज के जब वीडियो आप देखें तो उसकी भी एक्सरसाइज कर लें। अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।